नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज में इतिहास का पाठ नंबर 9, उपनिवेशवाद और देहात। और 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से टोटल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न बहुविकल्पीय, 2 प्रश्न अति लघुतरात्मक तथा 1 प्रश्न लघुतरात्मक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रश्न है, बंगाल में इश्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो इश्तमरारी बंदोबस्त, इसे हम अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो। यदि प्रश्न स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या इश्तमरारी बंदोबस्त के बारे में आए तो उत्तर सेम ही रहना चाहिए। और यह बंगाल में सन 1793 ईस्वी में लागू किया गया और इसे लागू किया था बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी थी जो जमींदारों को चुकानी होती थी। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और सख्त कानून था। उस कानून का नाम था सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ। इस व्यवस्था में यह नियम था कि यदि निश्चित तारीख को सूर्य डूबने तक यदि राजस्व की राशि का भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदार की जमींदारी दूसरे किसी व्यक्ति को नीलाम कर दी जाती थी। अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में सन 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। और यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के बारे में थी। और इस रिपोर्ट में कुल 1002 पृष्ठ थे और इसे कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने, ब्रिटेन में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। तो यदि प्रश्न पूछ ले पांचवी रिपोर्ट को किस उद्देश्य से तैयार किया गया था तो आपका उत्तर यह होना चाहिए, यानी कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना, ब्रिटेन में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को खत्म करने के उद्देश्य से पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में सन 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। प्रश्न है, कपास आपूर्ति संघ या कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 में कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ पर कपास का बहुत ही ज़्यादा आयात किया जाने लगा, यानी दूसरे देशों से कपास मंगाया जाने लगा और इसका एक अधिकांश हिस्सा अमेरिका से आता था। लेकिन 1857 के आसपास अमेरिका में कुछ अस्थिरता थी और इसकी वजह से ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति बाधित नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि अमेरिका पर कपास की निर्भरता कम करना और इसलिए इन्होंने दुनिया के हर एक भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। और इसके बाद 1859 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की भी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना है, कपास आपूर्ति संघ, इसकी स्थापना 1857 में ब्रिटेन में हुई थी और अमेरिका से कपास की निर्भरता कम करने के लिए। और 1859 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी थी। प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन किस कंपनी का कर्मचारी था? तो फ्रांसिस बुकानन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था और यह एक चिकित्सक यानी फिजिशियन था। और बंगाल सरकार के अनुरोध पर इसने राजमहल की पहाड़ियों और अन्य क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया था। और इसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर जिसका नाम था अलीपुर चिड़ियाघर, इसकी भी स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है, फ्रांसिस बुकानन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में चिकित्सक था जिसने बंगाल सरकार के अनुरोध पर राजमहल की पहाड़ियों का सर्वेक्षण किया और इसने ही अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। 1861 ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ होता है और इसके कारण ब्रिटेन को वहां से कपास मिलना बंद हो जाता है। तो इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1857 ईस्वी में ही ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद ब्रिटेन ने भारत विशेषकर दक्कन से कपास की मांग बढ़ा दी थी, जिससे भारत में कपास में तेजी आई और किसानों को आसानी से ऋण मिलने लगा था। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। और इस विद्रोह का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगाना, साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना और जमींदारों द्वारा जमीन छीनना। तो इनसे परेशान होकर संथालों ने विद्रोह किया था और इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। और विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने उसके बाद संथाल परगना का निर्माण किया था।
भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल। तो बंगाल वह पहला प्रांत या राज्य था जहां अंग्रेजों ने अपनी नई राजस्व प्रणालियों जैसे इश्तमरारी बंदोबस्त का प्रयोग किया और ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल शुरुआत में अंग्रेजों की प्रयोगशाला थी जहां पर अंग्रेजों ने अपनी नीतियों का परीक्षण किया था। उसके बाद में वही नीतियां पूरे भारत में लागू हुई। इश्तमरारी बंदोबस्त निम्न में से किसके कार्यकाल में लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्नवालिस। तो इश्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त दोनों नाम एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यह सबसे पहले भारत में बंगाल प्रांत में लागू किया गया था, जहां के राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब जमींदार जमीन के मालिक नहीं रहे और बल्कि राज्य के एक राजस्व इकट्ठा करने वाले बन गए थे। अंग्रेजों के विवरण में रेयत शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसान। तो अंग्रेज किसानों के लिए रेयत शब्द का इस्तेमाल करते थे और इसी शब्द से बंबई और दक्कन में एक व्यवस्था चली थी जिसका नाम था रेयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें अंग्रेज है वो किसानों से सीधे राजस्व वसूलते थे, यानी यहाँ पर बीच में जमींदार नहीं थे। तो इसी व्यवस्था को अंग्रेजों ने नाम दिया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। हमने पीछे पढ़ा था कि बंगाल में अंग्रेजों ने इश्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था, जहां पर जमींदारों को जमीन नीलाम की जाती थी और वे उस जमीन से राजस्व इकट्ठा करके अंग्रेजों को देते थे। यानी वहां पर जमींदार है वो मीडिएटर था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने जमींदार को मीडिएटर नहीं रख के सीधे ही किसानों से टैक्स वसूलना शुरू किया और इसी व्यवस्था का नाम रख दिया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद में देखिए सिक्किमी रैयत। तो सिक्किमी रैयत बंगाल में कुछ रैयत जमीन खुद नहीं जोतते थे, यानी खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि सिक्किमी रैयत यानी बटाईदार है वो उनको जमीन देते थे पट्टे पर और वे है वो उस जमीन पर खेती करते थे। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था और स्थायी बंदोबस्त या इश्तमरारी बंदोबस्त यह व्यवस्था लागू हुई थी बंगाल में, जहां पर अंग्रेजों ने एक निश्चित राजस्व के साथ जमींदारों को कुछ क्षेत्र सौंप दिया था और जमींदारों की जिम्मेदारी थी कि वे उस क्षेत्र से राजस्व वसूल कर तय तारीख पर अंग्रेजों को दें और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और जिसे अक्सर जोतदार खरीद लेते थे। जोतदार कौन थे? तो जोतदार थे धनी किसान जो जमींदारों की शक्ति कमजोर होने पर शक्तिशाली होकर उभरे और वो अक्सर नीलामी में भाग लेते और जमींदारी को खरीद लेते थे। सन 1793 में बंगाल में खाली जगह बंदोबस्त लागू हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा इश्तमरारी। तो 1793 ईस्वी में इश्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू होता है, जिसका दूसरा नाम था स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट और इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और इसका उद्देश्य था कंपनी की राजस्व आय को नियमित और निश्चित करना और परिणाम स्वरूप राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया, लेकिन उनकी जमीनें छीनने का खतरा हमेशा बना रहा और यह सब होता था सूर्यास्त कानून के तहत। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में खाली जगह ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन। तो फ्रांसिस बुकानन 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में राजमहल की पहाड़ियों का सर्वेक्षण करता है और यह एक चिकित्सक या फिजिशियन था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था और इसकी डायरी हमें उस समय के पहाड़ियों और संताल लोगों के जीवन संघर्ष को समझने में मदद करती हैं और वह हर चीज को सरकार की आंखों से देखता था कि कैसे वनों को कृषि भूमि में बदलकर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर खाली जगह उगाई जाती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास। तो मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास की खेती की जाती थी क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी थी जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और कपास में तेजी आई थी भारत में 1861 के बाद में जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन को भारत से कपास की भारी मांग बढ़ी जिससे यहाँ के किसानों को ऋण मिलने लगा और यहाँ के किसान कपास की खेती बड़े स्तर पर करने लगे। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग खाली जगह से आता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका है वो ब्रिटेन को पहले 3/4 कपास का निर्यात करता था,
लेकिन 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है और वहां से कपास की आपूर्ति बाधित हो जाती है। लेकिन ब्रिटेन ने इसका तोड़ पहले ही सोच लिया था और 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कर दी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि अमेरिका पर कपास की निर्भरता कम करना। मैनचेस्टर के कपड़ा उत्पादकों को हमेशा डर रहता था कि अगर अमेरिका से सप्लाई बंद हो गई तो उनका क्या होगा, और यही डर 1861 के अमेरिकी गृह युद्ध में सच साबित हुआ। संथालों की शक्ति का प्रतीक था तो संथालों की शक्ति का प्रतीक था हल, और इसी प्रकार पहाड़ी लोगों की शक्ति का प्रतीक था कुदाल। तो पहाड़ी लोग कुदाल से झूम खेती करते थे और वे केवल जमीन को खुरचते थे। उसके बाद में हल, तो संथाल है वो खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले वे वनों को साफ करके स्थायी कृषि करते थे और उसके बाद में जमीन को गहराई तक जोतते थे। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1813, और इस रिपोर्ट को प्रवर समिति ने तैयार किया था। और इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके प्रशासन और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई थी। और इस रिपोर्ट में कुल 1002 पेज थे, जिसमें 800 से ज्यादा पेज अर्जियों और रिपोर्टों के परिशिष्ट थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट से क्या आशय है, तो पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई एक विस्तृत रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन और उसकी गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा थी। और इस रिपोर्ट का उद्देश्य देखिए, तो ब्रिटेन में कई समूह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली का विरोध कर रहे थे, और इस रिपोर्ट का इस्तेमाल संसद में कंपनी पर बहस करने और उसके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता बताइए, तो इस्तमरारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें राजस्व यानी टैक्स को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया और जिसे भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था। और इस व्यवस्था में जमींदार को जमीन का मालिक नहीं बल्कि राजस्व संग्राहक माना गया। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि इससे उन्हें नियमित आय मिलेगी और वे कृषि में सुधार को प्रोत्साहित कर सकेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ क्या था, तो सूर्यास्त कानून यह संबंधित था इस्तमरारी बंदोबस्त थे, तो जिसके अनुसार यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख को सूर्य छिपने तक अपनी निर्धारित टैक्स राशि जमा नहीं करवा पाता था तो उसकी जमींदारी यानी संपत्ति को नीलाम किया जा सकता था, यानी उसकी बोली लगाई जा सकती थी। और यह कानून बहुत ही ज्यादा सख्त था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व समय पर देना जरूरी था। और इस कानून के कारण बंगाल के कई प्रतिष्ठित और पुराने जमींदार जैसे बर्दवान के राजा आदि को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी। उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है, तो कुदाल से आशय है राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों की झूम खेती, और हल से आशय है मैदानों में बसने वाले संथालों की स्थायी कृषि। उसके बाद में आगे है, दामिन ई कोह क्या था, तो यह राजमहल की पहाड़ियों के नीचे वह इलाका था जिसे अंग्रेजों ने सीमांकित करके संथालों की भूमि घोषित कर दिया था। उसके बाद में फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जिसे बंगाल सरकार ने कई क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया था। दक्कन दंगा आयोग क्या था, तो 1875 में महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र विशेषकर पूना और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों और ऋणदाताओं के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह किया। इस विद्रोह की गंभीरता और कारणों की जांच के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया जिसे दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। और इस आयोग का कार्य था दंगों के कारणों का पता लगाना। आयोग ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जांच पड़ताल की और 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि सरकारी राजस्व की मांग विद्रोह का कारण नहीं थी, बल्कि इसका मुख्य कारण साहूकारों द्वारा किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूलना और उनका शोषण करना था। दंगों की शुरुआत 12 मई 1875 को पुन्ना जिले के सोपा गांव से हुई थी और इसका उद्देश्य साहूकारों के बही खाते और ऋण पत्र को जलाना था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाती है, तो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को विभिन्न सामग्री उपलब्ध करवाती हैं, जिसमें पहली सामग्री हो जाएगी बयान और साक्ष्य। तो इसमें आयोग द्वारा दर्ज किए गए दंगा पीड़ित किसानों और साहूकारों चश्मदीद गवाहों के विस्तृत बयान शामिल है।
जो उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। दूसरी सामग्री हो जाएगी सांख्यिकी आंकड़े। तो रिपोर्ट में विभिन्न जिलों के राजस्व की दरों, अनाज की कीमतों और ब्याज दरों से संबंधित विस्तृत आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। उसके बाद में तीसरी हो जाएगी प्रशासनिक रिपोर्ट। तो इसमें जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स भी हैं जो दंगों के प्रति सरकारी नजरिए को स्पष्ट करती हैं। हालांकि इतिहासकारों को इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना पड़ता है क्योंकि यह एक सरकारी दस्तावेज है और इसमें सरकार पक्षपात भी कर सकती है। गांवों में जमींदारों के मुकाबले जोतदार अधिक प्रभावशाली क्यों थे? तो गांवों में जमींदारों के मुकाबले जोतदार अधिक प्रभावी थे। इसके कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था गांवों में निवास। तो जमींदार अक्सर शहरों में रहते थे जबकि जोतदार गांवों में ही रहते थे। इससे उनका गरीब ग्रामीण और किसानों के साथ सीधा संबंध था और वे उन पर प्रभावी नियंत्रण रख सकते थे। उसके बाद में दूसरा कारण हो जाएगा आर्थिक शक्ति। जोतदार केवल बड़े भूस्वामी नहीं होते थे बल्कि वे स्थानीय साहूकार और व्यापारी भी थे। गरीब किसान कर्ज, बीज और अन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह से इन पर निर्भर थे। उसके बाद में तीसरा कारण था जमींदारों का विरोध। जोतदार अक्सर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काते थे और राजस्व वसूली में बाधा डालते थे। उसके बाद में चौथा कारण हो जाएगा प्रभावशालिता का नीलामी में भूमिका। जब जमींदारों की संपदा नीलाम होती थी तो अक्सर जोतदार ही उन्हें खरीद लेते थे, जिससे उनकी ताकतें और बढ़ती गई। और जोतदारों को कुछ स्थानों पर हवलदार, गांटीदार या मंडल भी कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जमींदारों के मुकाबले गांवों में जोतदार बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे। मरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? तो इश्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून यह था कि प्रत्येक जमींदार को कंपनी को राजस्व चुकाने के लिए एक निश्चित तारीख दी जाती थी और यदि उस निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक यानी शाम तक जमींदार यदि पूरा राजस्व राजकोष में जमा नहीं करवा पाता था तो उसे चूककर्ता घोषित कर दिया जाता था और ऐसी स्थिति में उसकी पूरी जमींदारी या उसका कुछ हिस्सा जब्त कर लिया जाता था और बकाया राशि वसूलने के लिए उसे सरेआम बेच दिया जाता था। और इस कानून के कारण बंगाल के कई प्रतिष्ठित जमींदारों को अपनी पुश्तैनी जमीनें गंवानी पड़ी। और यही है सूर्यास्त कानून जो संबंधित है इश्तमरारी बंदोबस्त, जिसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। संथाल विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था जिसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था भूमि पर भारी कर। संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों के नीचे जिसे बंजर जमीन को कड़ी मेहनत से साफ करके खेती योग्य बनाया था उस पर औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजी कंपनी ने बहुत ही भारी कर लगा दिया और संथालों को लगा कि उनकी अपनी जमीन उनके हाथों से निकल रही है। उसके बाद में दूसरा कारण हो जाएगा साहूकारों का शोषण। तो बंगाली और बाहरी साहूकार जिन्हें संथाल दीकू कहते थे को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते थे। यानी ये साहूकार है वो संथालों को कर्ज देने का कार्य करते थे। जब संथाल कर्ज नहीं चुका पाते थे तो साहूकार उनकी जमीन और मवेशियों पर कब्जा कर लेते थे यानी उन्हें हड़प लेते थे और इस अन्याय ने उन्हें विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने है वो संथाल परगना स्थापित किया और उसके बाद में संथालों का विद्रोह शांत हुआ। जोतदार और रेयत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जोतदार ये धनी किसान होते थे और इनके पास जमीन के बहुत बड़े बड़े रकबे होते थे और वे स्वयं खेती नहीं करते थे बल्कि बटाईदारों को यहाँ पर खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाते थे। वे गांव के साहूकार और व्यापारी भी होते थे और ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उसके बाद में आगे हैं रेयत। तो ये थे सामान्य किसान जो स्वयं खेती करते थे। बंगाल में वे जमींदारों को लगान देते थे। कई बार ये जोतदारों से जमीन पट्टे पर लेकर या उनसे कर्ज लेकर खेती करते थे। रेयत अक्सर कर्ज के जाल में फंसे रहते थे और जोतदारों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से भी कमजोर थे। तो ये अंतर हो जाएगा जोतदार और रेयत में। यानी जोतदार हो जाएगा धनी किसान जिनके पास खुद की जमीन है लेकिन वे उस जमीन पर खुद खेती नहीं करके दूसरे लोगों के माध्यम से खेती करवाते हैं। उसके बाद में हो जाएगा रेयत। रेयत हो जाएगा सामान्य किसान जो स्वयं खेती करते थे और कई बार खेती करने के लिए दूसरे लोगों से जमीन पट्टे पर लेते थे और दूसरे लोगों से कई बार कर्ज भी लेते थे। उसके बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए सिक्मी रेयत के बारे में। तो कुछ रेयत अपनी जमीन दूसरों को पट्टे पर देते थे जिसे सिक्मी रेयत कहा जाता था। संथालों के राजमहल की पहाड़ियों में बस जाने से पहाड़ी लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ?
तो संताल जब राजमहल की पहाड़ियों में बस जाते हैं तो वहां पर पहले से रहने वाले पहाड़ी लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या थी पीछे हटना, यानी संताल जब पहाड़ियों की तलहटी में बस जाते हैं और इसमें अंग्रेज इनकी सहायता करते हैं, और यह सहायता की जाती है दामिन ई कोह के माध्यम से, यानी इसे एक संताल परगना घोषित कर दिया जाता है। तो इसके बाद पहाड़ी लोगों को अपनी उपजाऊ जमीनें छोड़कर पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में जाना पड़ा, जहां पर बंजर जमीनें थी और चट्टानी हिस्से थे। उसके बाद में दूसरी समस्या थी आजीविका का संकट। पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे और शिकार पर निर्भर थे, और ऊपरी हिस्सों में जंगल और जमीन की कमी थी, जिससे उनकी झूम खेती और शिकार जैसी गतिविधियां प्रभावित हुई। उसके बाद में तीसरा प्रभाव हो जाएगा गरीबी। तो अच्छी जमीन संथालों के पास चली गई, जिससे पहाड़ी समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब होता चला गया। उनके और संथालों के बीच इस प्रकार संघर्ष भी बढ़ने लगा। यहाँ पर हल है वो संथाल का प्रतीक है, और कुदाल है वो पहाड़ियों का प्रतीक है। उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है? तो इस अध्याय में कुदाल और हल दो अलग अलग समुदायों और उनकी जीवन शैली का प्रतीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुदाल के बारे में। तो कुदाल प्रतीक थी राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों का प्रतीक। वे कुदाल के माध्यम से झूम खेती करते थे, और जिसमें वे अपनी जमीन को गहराई तक जोतने के बजाय केवल कुदाल से थोड़ा खुरेचते थे। उसके बाद में है हल। तो हल प्रतीक था यह नए बाशिंदों यानी संथालों का। वे मैदानी इलाकों में बसकर जंगलों को साफ करते थे और हल का प्रयोग करके स्थायी और सघन कृषि करते थे। और इन दोनों के बीच का संघर्ष कुदाल और हल की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज है वो हल को कुदाल से ज्यादा बेहतर और सभ्य मानते थे, क्योंकि इससे अंग्रेजों को ज्यादा राजस्व मिलता था। अब है दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, और 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस बार से दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे। और यहाँ पर जो कोई भी दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। यदि फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यह अध्याय होता है पूरा। उम्मीद है आगामी एग्जाम में यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।